नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, पंचायती राज इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में अगर बात किया जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका। और किसी भी एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन की आप बात कर ले, अभी जैसे आपके पास नियरेस्ट जो है जेपीएससी के फॉरेस्ट रेंज की बात कर ले, जैसे सीजीएल की बात कर लें आप, चाहे एनटीपीसी की बात कर ले, बिहार एसएससी सीजीएल हो, चाहे एलडीसी हो, बिहार दरोगा हो, उत्पाद सिपाही झारखंड में जो वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे आपके सवाल डेफिनेटली है कि बनेंगे ही बनेंगे। तो पंचायती राज को हम लोग उस लेवल पे जाकर के ख़त्म कर लेते हैं एक बार अच्छे से, ताकि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठें तो आपका सारा क्वेश्चन फिर से ऐसा ना हो कि उसको बनाने के लिए आपको अलग से एक बार दोबारा पंचायती राज पढ़ना पड़े। तो चलिए, बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ना होता है लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार। जैसे कि आपको पता है कि केंद्र में, यानी कि सेंटर में आपको पता है कि क्या है, केंद्र सरकार है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि केंद्र में कौन बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी, यानी बीजेपी है। उसी प्रकार राज्य में भी हर राज्य की अपनी क्या होती है, राज्य सरकार होती है। यानी कि राज्य में भी आपको पता है क्या होता है, आपका एक राज्य सरकार होता है। ठीक है, यानी ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट। उसी प्रकार जो जिला है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सरकार होती है उसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार। क्या नाम देते हैं हम उसे इंग्लिश में, उसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। हमने क्या कहा आपको कि आप केंद्र में जैसे देख रहे होते हैं केंद्र सरकार, उसी प्रकार राज्य में आप देख रहे होते हैं राज्य सरकार, और सेम जिला स्तर पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार। आखिर इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं कि देखिए, जैसे आप सभी को अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मोनोपोली के बारे में। ठीक है ना, मोनोपोली मतलब कि आपके पास एकाधिकार आ जाना। जैसे कि अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं तो जो जियो कंपनी है, अभी आपके पास क्या देखने को मिल रहा है कि ऑल ओवर पूरा इंडिया में एक दो जियो है और एक दूसरा आपका एयरटेल, थोड़ा बहुत अभी चल रहे हैं वो साथ में। यही दो कंपनी है जो भारत को पूरा का पूरा अच्छे से पकड़ के रखी हुई है। अब ये अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो ये भी प्राइस इंक्रीज कर देती है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है या तो जियो या एयरटेल को छोड़ करके कोई दूसरे कंपनी का आप कोई सिम यूज करें या इंटरनेट की सुविधाएं ले, तो अब ये जो चीजें देगी वही आपको करना पड़ेगा। तो यानी अब क्या हो गया, एकाधिकार इनके पास आ गया। मतलब ये अपने पावर का मिसयूज या गलत तरीके से भी आपके साथ इस्तेमाल करेंगे, और हम मजबूर हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बीएसएनएल नहीं है आपके पास, एयरटेल एयरसेल नहीं है आपके पास, डोकोमो नहीं है, यूनिनॉर नहीं है, ये सारी कंपनियां खत्म हो चुकी है। उसी प्रकार अगर कोई एक व्यक्ति को अगर पूरा पावर मिल जाए, ठीक है, तो अब वो क्या कर सकता है, अपने पावर का मिसयूज बिल्कुल कर सकता है। तो इसीलिए पावर को क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। मतलब कि आपके पास कुछ पावर हो, कुछ दूसरे व्यक्ति के पास पावर हो, कुछ दूसरे व्यक्ति के पास पावर हो, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि मिसयूज कर सकें लोगों के साथ। क्योंकि यहां पर भी बैठा एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ पावर है, जिसे अप्लाई करके अगर आप गलत मिसयूज करते हैं तो आपके ऊपर या फिर आपके साथ या आपके लिए आवाज उठाया जा सकता है। तो सेम कंसेप्ट है कि अगर केंद्र में बात किया जाए तो केंद्र सरकार के पास तो पावर है, सेम उसी प्रकार से राज्य स्तर पे राज्य सरकार के पास पावर है। यानी कि यहां पर बात किया गया था आपका डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी कि विकेंद्रीकरण। यानी पावर को कितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी कि सेंट्रलाइज, यानी कि एक जगह मतलब बोला जाता है ध्रुवीकरण कर देना। जैसे आपने सुना होगा, अभी आपने क्या सुना अभी कि अभी जैसे कि चाइना, ठीक है ना, जैसे कि अमेरिका अभी क्या है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे एक नंबर में पावरफुल कंट्री है आपका। तो वो क्या चाहता है कि सारे कंट्री, अगर अमेरिका कुछ भी करेगी तो हर कंट्री का नजर अमेरिका के ऊपर होता। तो ये ध्रुवीकरण हो गया। उसी प्रकार अगर केंद्र सरकार के पास ही पूरा पावर रहेगी तो ये अपने पावर के अकॉर्डिंग कुछ गलत या कुछ मिसयूज भी उस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हर व्यक्ति तक जो भी चीजें हैं वो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए राज्य सरकार है तो उसके पास कुछ पावर है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक सरकार बनेगी जिससे क्या होगा, पावर का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। क्लियर है। अब बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया कि स्थानीय सरकार, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। देखिए, ये स्थानीय सरकार को इंप्लीमेंट करने के लिए आजादी से पहले की बात है ये, और यहां से आपके सवाल बनते हैं। आजादी से पहले यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम लोग बात कर ले तो आपका भारत में यानी कि इंडिया में जो स्थानीय सरकार है, ठीक है ना,
इंडिया में जो स्थानीय सरकार है इसकी जो शुरुआत की गई थी 1882 में। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में, ध्यान से सुनना है, कि भारत में स्थानीय सरकार की जो शुरुआत की गई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले की बात की जाए तो किस वायसराय, आपसे नाम पूछा जाएगा तो याद रखना है नाम आपको लॉर्ड रिपन का, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन का आपको नाम याद रखना है। ये वो वायसराय है जिसने भारत में स्थानीय सरकार की शुरुआत की थी इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय सरकार का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, ये सारे आपके एग्जाम के पूछे गए सवाल है। मैंने क्या कहा कि आपको सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार का कंसेप्ट समझ में आया कि सेंट्रल में जो केंद्र सरकार है, राज्य में जो राज्य सरकार है, उसी प्रकार जिला स्तर पे यानी कि जिला में जो लोग हैं उनको पावर दिया जाए। जिला में आप अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या रूल बनाने, वो सारी चीज आपको सौंपा जाएगा। तो ये है आपका स्थानीय सरकार। अब ये स्थानीय सरकार आजादी से पहले आपका सवाल पूछेगा कि इसकी शुरुआत भारत में कब की गई थी, किसने किया था, या फिर स्थानीय सरकार का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है 1882 की ये बात है। ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से वाइसराय, नाम पूछा जाएगा तो लॉर्ड रिपन है। इन्होंने ही भारत में स्थानीय सरकार की शुरुआत की थी। क्लियर है भाई, यहां तक चीजें, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, ठीक है ना। देखिए, जब आप इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो आपको पता है इंडियन पॉलिटी यानी कि संविधान में क्या है, आपको पता है आर्टिकल्स है सर, यानी कि क्या है आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है। इसके साथ साथ आपको पता है क्या है शेड्यूल्स है, यस सर। इसके बाद आपको क्या पता है आपके भाग है यानी कि पार्ट है। यहां तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल। तो उसी प्रकार ये जो स्थानीय सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए। ये लोकल जो गवर्नमेंट है वो कौन सी अनुसूची के अंदर आती है वो पता होना चाहिए, और कौन से भाग में आती है वो आपको पता होना चाहिए। बस यही खेल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब आइए कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं स्थानीय सरकार की, इसको समझिए अच्छे से। एक तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकली जीवन से भी ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, स्थानीय सरकार हमने क्या कहा, ये आपका काम करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना। ये किस लेवल पे काम करेगा ये तो क्लियर है, ये आपका जिला स्तर पे काम करेगा। अब एक चीज आपको ये याद रखना है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, हमने आपको पढ़ाया है शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां, ठीक है ना। तो शेड्यूल्स नंबर 7 में हमने क्या बताया था, लिस्ट के बारे में बताया था। 3 लिस्ट हमने आपको बताए थे। एक है आपका, सबसे पहले आपका केंद्र सूची में लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। यह है आपका केंद्र ऑप्शन। सेकंड नंबर में आपका आएगा राज्य सूची, ठीक है ना। केंद्र सूची हो गया ये आपका, दूसरा हो गया आपका राज्य सूची, और तीसरे नंबर पे है आपका समवर्ती सूची, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे क्या होगा आपका समवर्ती सूची। अब इसमें क्या है, आपके कई सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं। क्या याद है आपको या नहीं याद है, कितने कितने सब्जेक्ट रखे गए थे, ये सब आपके पूछे जाएंगे भाई। केंद्र सूची को संघ सूची भी कहा जाता है, यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पावर का जो डिवीजन किया गया था ना, डिवीजन, देखिए पावर का जो डिवीजन आपको समझना है। पावर का जो डिवीजन है यानी कि केंद्र को टोटल 100 सब्जेक्ट दिए गए थे, यानी कि 100 सब्जेक्ट पे ये क्या करेगी, कानून बनाएगी, पूरा का पूरा अधिकार इनके पास होगा। राज्य सूची में टोटल कितने रखे गए हैं सब्जेक्ट, तो टोटल इसमें रखे गए हैं 61 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट, 61 सब्जेक्ट, यानी कि 61 विषय में ये कानून बनाएंगे। और समवर्ती सूची जिसमें कि दोनों का पावर होगा, केंद्र सरकार का भी राज्य सरकार का, तो इसमें कितने हैं इनके पास पावर, तो 52 सब्जेक्ट पे ये क्या करेगी, कानून। यानी कि इसमें केंद्र सरकार का भी राय लिया जाएगा और राज्य सरकार का भी राय लिया जाएगा, लेकिन इसमें फुल पावर में कौन रहेगा, तो केंद्र सरकार रहेगा। अब देखिए पहले कितने थे इसमें विषय, तो इसमें आपको 3 घटा देना है, 97 विषय थे। इसमें आपको 5 घटा देना है, यानी इसमें कितने हो जाएंगे, 5 घटाने के बाद तो 55 56, ठीक है ना, 56 सॉरी 5 इसमें बढ़ा देना है, इसमें 5 आपको बढ़ा देना है, यानी कि इसमें पहले थे टोटल 66 सब्जेक्ट, ऐसे ही आपको याद रखना भाई जैसे मुझे याद है। और इसमें आपको 5 घटा देना, यानी कि इसमें 47 सब्जेक्ट थे पहले। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो पावर, पहले देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे कैसे बनेगा, इसको मैं कर दूं कि जो पावर का डिवीजन किया गया था, यानी कि शक्तियों का जो डिवीजन किया गया था, डिवीजन ऑफ पावर, ये कौन सी अनुसूची में आता है, तो 7वीं अनुसूची में आती है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय हैं अभी प्रेजेंट में, तो 100 है केंद्र में, केंद्र सूची में। राज्य में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अब आपसे पूछेगा कितने थे,
ठीक है ना। तो 97 सब्जेक्ट थे केंद्र सूची में, याद रखना है। उसके बाद राज्य सूची में 5, ये जो 5 घटा ना जी, देखिए 3 इधर से क्या हुआ, 3 इधर से घट गया आपका, देखिएगा यहाँ पे 3 घट गया है अभी आपका, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 बढ़ गया है आपका केंद्र सूची में, यहाँ पे आपका 5 घट गया। पहले 66 सब्जेक्ट थे, यानी कि 5 ऐसे विषय हैं जिसको राज्य सूची से निकाल दिया गया, जिसपे राज्य सरकार उस पर कानून नहीं बना पाएगी। और समवर्ती सूची में क्या था, पहले 47 था, उसमें से ये 5 को इसमें डाल दिया गया समवर्ती सूची में, यानी कि राज्य सूची में, और सॉरी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इसमें दोनों का पावर होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अधिक पावर या प्रायोरिटी किसे मिलेगी, तो केंद्र सरकार को मिलेगी। यहां तक चीजें हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट आपको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इस संविधान संशोधन के तहत 5 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसे कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची को कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट, इसको समवर्ती सूची में डाला गया। तो वो 5 विषय कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला नंबर आपको याद रखना है शिक्षा को, यानी एजुकेशन को बोलेगा कौन से संविधान संशोधन के तहत कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, या फिर पूछा जाएगा शिक्षा जो है कौन सी सूची का विषय है, केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो क्या कहेंगे, यानी ये आपका समवर्ती सूची, यानी इसमें किसका पावर है कानून शिक्षा पे, यानी राज्य के लेवल पे राज्य सरकार शिक्षा पे कानून पे कोई भी बना सकती है, उनका पावर है। केंद्र लेवल पे अगर शिक्षा पे विषय में कोई कानून लाना है तो केंद्र सरकार को फुल पावर, यानी दोनों को इसमें पावर है। यानी कि समवर्ती सूची कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून बना सकती है। सेकेंड विषय आपको याद रखना है जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, फैमिली प्लानिंग, ठीक है ना, यहां मैं लिख रहा हूं केवल पॉपुलेशन कंट्रोल, तो इस विषय को भी कहां रखा गया, समवर्ती सूची, यानी इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार अगर कोई कानून या कोई अधिकार या कोई भी योजना लाना चाहती है ला सकती है, और सेंट्रल में केंद्र सरकार भी अपने अकॉर्डिंग ला सकती है। नेक्स्ट तीसरी कौन सी विषय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेट, ये आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है, वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना, वेट एंड मेजरमेंट यानी कि तौल एंड माप, ये भी आपका एग्जाम का पूछा गया सवाल है। तौल एंड माप जो है ये कौन सा विषय का पार्ट है, समवर्ती सूची का पार्ट है ये। नेक्स्ट चौथा कौन सा सब्जेक्ट था, तो चौथा आपको याद रखना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, वन्य जीव संरक्षण। और पांचवा विषय क्या है आपका, जंगल यानी कि फॉरेस्ट। ये 5 वो विषय हैं जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से सूची में रखा गया, इसको समवर्ती सूची में रखा गया। इसलिए ये विषय आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, क्योंकि इसको कौन से संविधान आपसे पूछेगा, कौन से संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान। फॉरेस्ट कौन सा विषय है, समवर्ती सूची है। वाइल्ड लाइफ समवर्ती, वेट एंड मेजरमेंट समवर्ती, पॉपुलेशन कंट्रोल समवर्ती, एजुकेशन समवर्ती। नंबर याद है भाई, अभी प्रेजेंट में कितने विषय हैं सेंट्रल लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट हो चाहे आपका स्टेट लिस्ट हो चाहे कंकरेंट लिस्ट हो, तो 100, 61, 52, ठीक है ना, 100, 61 और 52। पहले कितने थे, 3 कम थे, सेंट्रल में 97 हो जाएगा, 5 अधिक था, राज्य सूची में 66 हो जाएगा, और समवर्ती सूची में 5 आप घटा देंगे, पहले 47 सब्जेक्ट थे, ठीक है। तो चलिए यहां से भी आपका पावर डिवीजन का बात आया, तो यहां से मैंने चीजें आपको कवर करवा दिया है पावर डिवीजन को लेकर के, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई आपका पावर डिवीजन, यानी कि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हुआ, यानी कि ये इतने विषय यहाँ पर 61 विषय है, ठीक है ना, तो 61 विषय पे कानून कौन बनाएगा। अब ये सारा विषय का नाम लिखा हुआ है वहां पे उस संविधान में, उसी प्रकार 100 विषय का नाम लिखा हुआ जिसमें केंद्र सरकार अगर यहाँ पर कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सड़क पे कोई भी कानून बनाना है तो उस पर केंद्र सरकार आके यहाँ पर कोई अपनी मतलब कि ऐसी बातें नहीं कर सकती या कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता इस पर राज्य सरकार, क्योंकि सड़क राज्य सूची के तहत आता। मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्थानीय सरकार के बारे में बता रहे थे। अच्छा, तो आपको तो एक ये समझ में आ गया कि जो स्थानीय सरकार है ये कहाँ पे काम करेगी, जिला लेवल पे काम करेगी। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्थानीय सरकार है ये किसका विषय है, यानी कि ये आपका केंद्र सूची का विषय है, यानी कि संघ सूची का है या राज्य सूची का है या फिर समवर्ती सूची का। ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। मतलब आपका जो स्थानीय सरकार ये कौन सा विषय है, तो याद रखिएगा ये आपका राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। ये किसका विषय है, राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट का विषय है। यानी कि इस पे कानून, यानी कि स्थानीय सरकार पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, हर राज्य सरकार की होगी। केंद्र सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात करेंगे स्थानीय सरकार की। तो देखिए स्थानीय सरकार एक तो ग्रामीण क्षेत्र पर होगा आपका, ठीक है, और एक आपका शहरी क्षेत्र पे होगा।
जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे 3 भाग में, उसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण स्थानीय सरकार, ठीक है ना। इसको हम लोग कहेंगे ग्रामीण स्थानीय सरकार और इसे हम लोग कहेंगे शहरी स्थानीय सरकार। यानी कि ये हो जाएगा आपका रूरल, ठीक है ना, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट और ये हो जाएगा अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब इसका 3 पार्ट आपको समझना है, इस 3 पार्ट से एग्जाम में आपके सवाल बनेंगे। ये तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय सरकार होगा, एक होगा आपका जिला पंचायत, आपने सुना भी होगा ग्रामीण स्तर पर अगर आप रह रहे होंगे तो जिला पंचायत, या इसे ही कह दिया जाता है जिला परिषद भी, ठीक है। जिला पंचायत हो गया। फिर एक होगा आपका ब्लॉक पंचायत, ठीक है, एक होगा आपका ब्लॉक पंचायत या इसे पंचायत समिति भी कहते हैं, और एक होगा आपका ग्राम पंचायत। देखिए ये मैं इसलिए बोलते जा रहा हूं ना क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग नाम मिलेगा। जिला पंचायत तो आपको हो सकता है आप यूपी वगैरह में जाएंगे तो जिला परिषद सुनने को मिलेगा, ब्लॉक पंचायत मिलेगा, तो इधर आपको मिलेगा झारखंड साइड में पंचायत समिति, तो इसे आप पंचायत समिति का भी नाम देते हैं, इसे आप जिला परिषद का भी नाम दे सकते हैं, और ये आपका ग्राम पंचायत। यानी कि 3 ये है ग्रामीण क्षेत्र का जो स्थानीय सरकार का, ये 3 डिवीजन है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी 3 आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका हो जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी कि नगर निगम जिसको कहेंगे। एक हो जाएगा आपका नगर निगम, ये किसके पार्ट है, ये शहरी स्थानीय सरकार का ही भाग है। नगर निगम हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है ना, एक हो जाएगा नगर पालिका और एक हो जाएगा आपका नगर पंचायत। क्लियर है यहाँ तक चीजें, एक हो जाएगा आपका नगर पंचायत। अब आइए बात करते हैं अब हम लोग, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सबसे पहले, एक हो गया आपका जिला पंचायत, जिला पंचायत, सेकंड हो गया आपका ब्लॉक पंचायत, सेकंड हो गया आपका ब्लॉक पंचायत, और तीसरा हो गया आपका ग्राम पंचायत, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया आपका ग्राम पंचायत, तीसरा हो गया आपका ग्राम पंचायत। अब समझिएगा, तो ये जिला पंचायत में जो सदस्य होंगे, यानी कि मान लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल की 12 सदस्य होंगे, तो इन 12 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव किया जाएगा। अब ये चुनाव कैसा होगा, तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि आम जनता इसमें पार्टिसिपेट करेगी। उसी प्रकार इसमें भी बहुत सारे सदस्यों का चुनाव होगा, इसकी भी चुनाव कैसे होगी, तो डायरेक्ट चुनाव होगा, यानी आम जनता। ये सब पूछा जाएगा कि जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या ग्राम पंचायत, इनमें से कोई भी आपका कोई एक ही नाम लेगा। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। ग्राम पंचायत के भी सदस्यों का चुनाव के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ये कैसे होता है, तो ये भी आपका डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें 15 सदस्य चुने गए हैं, इसमें मान के चलते हैं जस्ट एग्जांपल 20 सदस्य चुने गए हैं, इसमें 12 सदस्य चुने गए, तो इसका एक क्या होगा, हेड होगा, ठीक है ना, इसका एक हेड होगा। इसी में से चुने हुए में 15 में से ही एक को हेड बनाया जाएगा, इस 12 में से एक को ही क्या किया जाएगा, हेड बनाएगा। तो ये जो हेड बन रहा है, ठीक है ना, इस हेड को क्या इनडायरेक्ट है या फिर डायरेक्ट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आपका जिला पंचायत है, जिला पंचायत का जो हेड, जो प्रमुख है, पहले तो आप ये समझिए कि जिला पंचायत के जो हेड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि जिला पंचायत के जो हेड है उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, देखिए जो जिला पंचायत के जो हेड होते हैं, ये जो जिला पंचायत आप जो देख रहे हैं, इसमें 15 सदस्यों का जो चुनाव हुआ, कैसे हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, यानी आम जनता ने भाग लिया। अब इस 15 जो सदस्य चुने गए हैं, इस 15 में से एक को जो हेड बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जिला प्रमुख कहते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम जिला प्रमुख का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। अब इस जिला जो प्रमुख बना है, ये 15 में से ही एक को चुना गया, ठीक है ना, ये समझ रहे ना, ये अलग से व्यक्ति नहीं, ये 15 चुन करके जो आए हैं, जो आम जनता ने चुन के भेजा, इसमें से ये एक को क्या किया गया, जिला प्रमुख। ये 15 में से चुने हैं, उन्होंने कहा कि हाँ इस व्यक्ति का वोट, मतलब इस 15 में जो वोट सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को मिलेगा उसको बना दिएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति यहाँ, 2 व्यक्ति यहाँ, तीसरा ये व्यक्ति है, चौथा यहाँ है, 5वां ये व्यक्ति है, छठा यहाँ व्यक्ति है, 7वां, 8वां और ये 9वां व्यक्ति, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 व्यक्ति का एक आपका जिला पंचायत, ठीक है ना, 9 सदस्य। अब ये 9 क्या करेंगे, ये इसको चुन करके किसने भेजा है, जनता। यानी कि ये कैसे इलेक्शन हुआ है, ये कैसे हुआ, ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ये इलेक्शन चुना हुआ है। अब होगा क्या, ये 9 सदस्य चुन लिए गए हैं जिला पंचायत के लिए, ठीक है ना, जिला पंचायत के लिए 9 सदस्य चुन लिए गए हैं। अब इसका एक प्रमुख बनेगा, यानी कि इन 9 में से एक हेड बनेगा। तो ये 9 क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे कि किसको इसका हेड बनाना। तो यानी में से ही अगर मान के चलते हैं कि 9 है, तो इनमें से 5 जो है वोट मिला है इस 3 नंबर को वोट हेड बनाने के लिए,
और 8वें को 2 वोट मिला, ठीक है ना, तो कौन बनेगा हेड, तो 5वें नंबर का व्यक्ति, यानी सॉरी तीसरे नंबर का व्यक्ति को, 5वें नंबर है ना, जी हाँ, तो 5वें नंबर के व्यक्ति को क्या किया जाएगा, हेड बना दिया जाएगा। समझ में, यानी इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, हेड, यानी कि जिला पंचायत का हेड को क्या कहेंगे, जिला प्रमुख। तो इसके लिए क्या आम जनता भाग लिए, नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, यानी ये लोग ही चुन करके इनको भेजे हैं। समझ में आ गया इसका कहने का मतलब है। उसी प्रकार जो ब्लॉक पंचायत है, तो ब्लॉक पंचायत के सदस्यों का इलेक्शन कैसे हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, लेकिन इसके जो हेड होते हैं उसका इलेक्शन कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। यही 20 सदस्य जो चुने हैं उसमें से एक क्या बनेगा, हेड बनेगा। उसके हेड को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, उसको कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख, ठीक है ना, ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक हेड कहा जाता है। इसका इलेक्शन कैसे हुआ, तो इसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। कैसे हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। इसका कैसे हुआ, तो इसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। अब आइए बात करेंगे ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के जो सदस्य का चुनाव हुआ वो कैसे हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि आम जनता ने चुना इसको। अब इसका जो हेड होता है, आप अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से, कहीं उसके हेड को सरपंच कहा जाएगा, तो कहीं प्रधान के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसका इलेक्शन कैसे हुआ, तो इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में हुआ, यानी कि आम जनता भाग ने लिए, ये सदस्य ही चुन करके भेजे। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। देखिए एक एक चीज को क्लियर रखिएगा, क्योंकि कहां से सवाल कैसे बनेगी, ये सब सवाल आपका पीसीएस रेंज में अच्छे स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन बन जाता है। अब यही चीज डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए हमने ये कहा सबसे पहले कि स्थानीय सरकार की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो केंद्र में अपनी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य में अपनी सरकार, राज्य सरकार, उसी प्रकार जिला स्तर पे भी लोगों को, देखिए यहाँ पे लोगों को पावर मिल गया ना। जैसे कि जिला ग्रामीण क्षेत्र में जब हम आए तो देखे हमने जिला पंचायत को, देखा ना आपने, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय सरकार को बांटा है 2 भाग में, एक ग्रामीण स्थानीय सरकार और एक शहरी स्थानीय सरकार के रूप में। तो ग्रामीण में आपने देखा जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है और ग्राम पंचायत है। शहर में नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। अब इसी प्रकार जिला पंचायत के सदस्यों का जब चुनाव हुआ तो ये 15 सदस्य, यानी कि आम जनता को ही पावर मिलेगा ना। किसको मिला, आम जनता को मिला है। तो ये पावर का देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र से आ गया, अब राज्य में पावर आया, राज्य से फिर अब ये देखिए जिला स्तर पे लोगों को पावर मिल गया कि आप जिला लेवल पे काम कर सकते हैं। अब इसका समझ में आ गया इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट। यहां से अगर सवाल बनेगा तो आप बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत होगा, कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब एक चीज और भी ये समझिए, ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का आप उस पद में जब बैठेंगे तो यहां से सवाल बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होगा वीडियो, ठीक है ना, वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। एक है आपका बीडीओ, ठीक है ना, यानी कि इसे कहेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और एक होगा आपका डीएम, ठीक है ना भाई, डिस्ट्रिक्ट, आप समझ ही रहे भाई। खैर इसको हटाइए, चलिए बात करते हैं यहां से। देखिएगा ये जो आप जिला पंचायत हैं, जिला पंचायत में 15 सदस्यों का क्या हुआ, चुनाव हुआ है। अब ये 15 सदस्य में एक जो हेड बना उसको हमने जिला प्रमुख कहा है। तो अब इसका जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा, यानी कि जिला पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूटिव पार्ट मतलब जो कार्यों को करेगा, ठीक है ना, इंप्लीमेंट करेगा, वो जो जिला पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं। क्लियर है। ब्लॉक पंचायत का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, यानी कि ब्लॉक पंचायत में जो सदस्य चुने हैं, ठीक है, अब इन्होंने जो भी चीजें की है या फिर जो भी है, अब उस कार्यों को जो इंप्लीमेंट करेगा कौन, वो होगा आपका बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। और ग्राम पंचायत जो आप देख रहे हैं इसका एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन होता है, डीएम होता है। ठीक है, चलिए यहां से भी अगर सवाल बनेगा तो आप आराम से चीजों को कर पाएंगे। चलिए वो आईएएस रैंक के व्यक्ति हो गए, मतलब आप समझ रहे यूपीएससी क्वालिफाई करके जो आएंगे। चलिए यहां तक चीजें आपका कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब एक बात समझिए सबसे पहले कि आपके जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आपको बता रहा हूं जो क्वेश्चन आपका बनेगा, आपका एक आर्टिकल है आर्टिकल 40, ठीक है ना। आर्टिकल 40 में केवल मतलब बहुत अच्छे सवाल है, यहां से इतने बार पूछे गए इसलिए मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं। आर्टिकल 40 क्या बताता है, पहले इसको मैं लिख रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखिए एकमात्र आर्टिकल है भारत का संविधान में जो था, ठीक है ना, बाद में जोड़ा गया फिर स्थानीय सरकार को, यानी कि एकमात्र आर्टिकल आपसे पूछा गया इस प्रकार से सवाल कि कौन सा आर्टिकल का संबंध ग्राम पंचायत से है या विलेज पंचायत से है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का गठन का बात कौन सा आर्टिकल करता है, अगर आपसे पूछेगा तो आर्टिकल 40। एकमात्र इतना ही बस लिखा हुआ आर्टिकल 40 में कि ग्राम पंचायत का भी गठन होना चाहिए। लेकिन फिर से बाद में जब भारत आजाद हो रहा है, ठीक है ना, जब भारत आजाद हो रहा है, समझिएगा चीजों को, जब भारत आजाद हो रहा है तो भारत में आजादी के बाद, यहां मैं लिख दे रहा हूं आजादी के बाद की बात है ये, आजादी के बाद भारत में पंचायत का जो गठन होगा इसके लिए 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है,
2 अक्टूबर 1952 में कुछ सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है ना, कुछ सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए। ये कार्यक्रम क्यों चलाए गए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस सामुदायिक कार्यक्रम का, पंचायत का गठन करना, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करना, पावर को क्या करना, नीचे तबके के लोगों तक क्या करना, पहुंचाना, यानी कि नीचे तबके के लोगों को पावर देना, ताकि वो नीचे तबके के लोग अपने पावर को सही से यूटिलाइज कर सके अपने तबके के लोगों तक, ताकि वो नीचे के तबके लोग भी क्या कर सके। कहना तो यही था गांधी जी का कि अगर आपका देश चाहते हैं कि विकास करे तो सबसे पहले आपको किसके पीछे काम करना पड़ेगा, गरीब के पीछे। अगर गरीब यानी कि नीचे तबके के लोग अगर डेवलप नहीं करेगा तब तक आपका भारत या कोई भी देश वो आगे डेवलप नहीं कर सकता। तो ये इसके पीछे का जो लॉजिक है या स्थानीय सरकार का जो लॉजिक है यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये आपका 2 अक्टूबर आपसे पूछेगा सामुदायिक कार्यक्रम पंचायतों के गठन के लिए जो स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। दो आपको याद रखना है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं अभी बताऊंगा, देखिए सारा नोट्स वगैरह है यहाँ पे लिखा हुआ, उसको मैं करूंगा, लेकिन चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आजादी के बाद ये ईयर आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1952 में कई सारे सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, पंचायत का गठन करना। पंचायत का गठन क्यों करना है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, पावर का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। कोई एक सरकार केंद्र के में बैठे हुए सरकार के पास ही केवल पावर नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार राज्य में है तो राज्य में भी कहाँ आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना चाहिए। चीजें क्लियर हो गई भाई, यहां तक बातें समझ में आ रही है आपको, सब कुछ यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा, अब आपके एग्जाम में जो सवाल बनता है, जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल में आएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि कौन सा आर्टिकल में आएगा, कौन सा शेड्यूल्स में आएगा और कौन सा पार्ट में आएगा। तो चलिए सबसे पहले भाग की बात करते हैं, एग्जाम में आपका पूछेगा। तो देखिए लोकल जो गवर्नमेंट है आपका पार्ट 9 का पार्ट होता है, ठीक है ना, पार्ट 9 का एक पार्ट होगा। क्लियर है, मैंने क्या बताया, आपके संविधान में एक आर्टिकल 40 ही था जहां पर केवल इतना ही लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ना कहीं ऐसा आपको मिलेगा पंचायत की बात, नगर पालिका की बात। तो अब बात कर रहे हैं पार्ट 9, जिसको भारत, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, संविधान में संशोधन करना यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब यह है कि भारत का जब भारत की संविधान का निर्माण हुआ, उस समय की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, वातावरण या फिर पर्यावरण की जो स्थिति, तो उसके अकॉर्डिंग आपका संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन अब आगे जब से जैसे जाएंगे तो भारत की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति में चेंज आएंगे, तो फिर वहां पे संविधान में क्या करना होगा, कुछ चीजों को ऐड करना होगा, कुछ चीजों को हटाना होगा। तो संविधान में कोई चीज को ऐड करना या कोई चीज को हटाना, इसके लिए हम संविधान में संशोधन करते हैं। तो उसी प्रकार केवल आर्टिकल 40 में जो बातें लिखी गई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की, तो भारत में जो डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रियाएं थी उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए या उसको लागू करने के लिए पार्ट 9 को संविधान में जोड़ा गया। तो ये कैसा जोड़ा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान में संशोधन करके जोड़ा जाएगा। उसी प्रकार जोड़ा गया पार्ट 9 का ए जोड़ा गया, और एक आपका और जोड़ा गया पार्ट 9 का बी। समझ में आया। अब ये पार्ट 9 में क्या जोड़ा गया, तो पार्ट 9 में जोड़ा गया पंचायत को। पार्ट 9 ए को पार्ट 9 ए में क्या जोड़ा गया, म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका को जोड़ा गया, यानी कि ग्राम स्तर पे आपने देखा पंचायत, ये शहरी स्तर पे। और पार्ट 9 में बी में आपको जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियां। बस इतना अभी आपको याद रखना है। अभी आपको कैसे सवाल पूछा जाएगा कि जो पंचायत है किस भाग में आता है, तो आपको याद रखना पार्ट 9 में आता है। नगर पालिका कौन से भाग में आता है, पार्ट 9 ए में आता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आता है, पार्ट 9 बी में आता है। हमने आपको क्या बताया सर, हमने ये बताया जब भारत का संविधान जब निर्माण हुआ उस समय आर्टिकल्स केवल 140 थी, जिसमें केवल लिखी हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और हमें क्या करना है, पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, यानी कि पावर को नीचे तबके के लोगों तक लाना था। तो हमें संविधान में कोई चीज को ऐड करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, संशोधन करना पड़ता है। संविधान संशोधन के तहत ही हम उसे ऐड करते हैं। तो पार्ट 9 को क्या किया गया, भारत के संविधान में जोड़ा गया। और पार्ट 9 में ए में क्या रखा गया, पंचायत को रखा गया। तो इसको जो जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन था, 73rd संविधान संशोधन जो आपका है 1992 में, ठीक है ना, किया गया। और इसके तहत आपको क्या किया गया, पंचायत यानी कि पार्ट 9 को भारत के संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट उसी प्रकार पार्ट 9 ए में क्या रखा गया, नगर पालिका को। इसको भी भारत के संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया।
और पार्ट 9 बी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति जो आपने देखा, इसको भारत के संविधान में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया। हमने क्या बोला कि भारत के संविधान के समय आर्टिकल 40 ही केवल था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और हमें क्या करना, विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन करना था। तो हमें संविधान में क्या करना था भाई, कोई कानून बनाना है या कोई भी चीज करना, तो संविधान में को पहले उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन के तहत ही होगा। तो स्थानीय सरकार यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट की बात हम लोग जो कर रहे थे, इसको हमने 3 भाग में रखा है, 2 भाग में मेनली रखे, पार्ट 9 और पार्ट 9 का ए है और पार्ट 9 का ये बी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो पार्ट 9 को हम भारत के संविधान में जोड़ रहे हैं, तो कौन से संविधान संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन 1992 करके हम भारत के संविधान में पार्ट 9 यानी कि भाग 9 जोड़ दिए हैं। और इस भाग 9 में क्या रखा है हमने, पंचायत को रखा है। समझ में आया? उसी प्रकार पार्ट 9 का ए को भी हम लोग जोड़ रहे हैं 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें हमने क्या रखा है, नगर पालिका को रखा है। उसी प्रकार पार्ट 9 बी को हमने जोड़ा है 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। इसमें हमने क्या रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियां को हमने जोड़ा है। क्लियर है यहां तक चीजें? अब बात करेंगे, आपका एक चीज यहां पे क्या क्लियर हो गया, आपका ये पार्ट यानी कि भाग अगर आपसे पूछा जाएगा स्थानीय सरकार का तो क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पंचायत कौन से भाग में आएगा, तो क्या आप जवाब देंगे, पंचायत भाग 9 में आएगा। तो पंचायत को अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत या फिर पार्ट 9 यानी भाग 9 को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आप क्या कहेंगे, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे पूछ लिया जाए कौन से संविधान संशोधन के तहत या कौन से भाग में, तो आप क्या बोलेंगे, भाग 9A में है। और कौन सा संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत। उसी प्रकार कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी आप जवाब दे देंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि भाग कहां है। अब बात करेंगे अनुसूचियां की भी, ठीक है ना। अनुसूचियां यानी कि कौन से अनुसूची में आपको ये पंचायत है और नगर पालिका है, और कौन से आर्टिकल में ये स्थानीय सरकार की बात की गई, तो उस पर अब हम लोग बात करेंगे। चलिए अब आते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा जो चीजें अब हम लोग ने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल कर लिए, पीसीएस रेंज में जो अगर आप बैठेंगे तो वो सब काम आएगा। अब वनडे एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे, बाकी पीसीएस में भी यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन निकलते चला जाएगा। आपका बात है आपका लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार की। हमने इसमें आपको क्या बताया, ये कौन सा विषय है आपका, स्टेट लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है या कंकरेंट लिस्ट, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अब ये किसके अंदर काम करेगी, तो राज्य सरकार। ये जो लोकल गवर्नमेंट जो है आपका राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कार्य करती है, ये भी क्लियर है। अब ये कहाँ काम करती है, ये आपका जो लोकल गवर्नमेंट है ये आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैंने बताया आपको केंद्र में केंद्र स्तर पे आपका केंद्र सरकार हो जाएगा, राज्य स्तर पे राज्य सरकार हो जाएगा, और जिला स्तर पे आपको कौन सा सरकार होता है, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार होती है। अब हमने आपको बताया था कि भाग, अनुसूची और आर्टिकल आपके संविधान में है, तो आपको यही पढ़ना भी होता है। तो उसी प्रकार स्थानीय सरकार कौन से भाग में आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया है पार्ट 9 में, पार्ट 9 को क्या किया गया, संविधान में जोड़ा गया, संविधान में संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत को पार्ट 9 में जोड़ दिया गया। अब इस पंचायत का जो आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा, यहां मैंने लिख दिया है आर्टिकल 243A से लेकर के आर्टिकल 243O तक है। यानी कि आर्टिकल, कहने का क्या मतलब है समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243B, उसी प्रकार चलते चले जाएंगे आर्टिकल 243O तक। ये सभी के सभी आर्टिकल किससे संबंधित होंगे, तो पंचायत से संबंधित होंगे। यानी कि इसमें जो भी बातें लिखी होगी किसके लिए लिखी होगी, पंचायत से रिलेटेड बातें लिखी होगी। समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद पार्ट 9 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, पार्ट 9A किया गया। ठीक है ना, पार्ट 9A किया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में करके, और इसमें क्या रख दिया गया, नगर पालिका को रखा गया। क्लियर है। अब नगर पालिका का भी कौन सा आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन यहां पे भी आप लिख लें, यहां पे अगर नहीं लिखा है मैंने तो इसका आप आर्टिकल लिख लेंगे, आर्टिकल 243P से लेकर के आर्टिकल 243Z, ये नगर पालिका के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243P से लेकर के आर्टिकल 243Z। ठीक है, चलिए आर्टिकल, अब इसके बाद पार्ट 9B को भी जोड़ा गया, यानी कि ये भाग 9 में ही क्या किया गया, पार्ट 9A कर दिया गया, पार्ट 9B इसमें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। क्योंकि देखिए अब
स्थान, ये जो नगर पालिका जो आप देख रहे हैं या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो देख रहे हैं, सहकारी समितियां जो देख रहे हैं, समझिएगा जैसे अगर आपका यहाँ पे आपने 3 किताबें लाई है भाई, ठीक है ना, जस्ट एग्जाम्पल से समझिएगा, ठीक है, आपने 3 किताबें खरीद करके लाया, ठीक है, ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये है आपका मेडाइवल हिस्ट्री और ये है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। अब आप एक बात बताइए, इन तीनों को आप कौन से रो में रखेंगे, हिस्ट्री के रो में रखेंगे या ज्योग्राफी के रो में रखेंगे? तो आप बोलेंगे सर इसको हिस्ट्री के रो में ही रखेंगे। तो समझ में आया ना, यानी ये आपका जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को ही हम कह रहे हैं पार्ट 9। अब पार्ट 9 का, ये पार्ट 9 का ये हो गया आपका पार्ट 9 हो गया, ये पार्ट 9 का ए हो गया और ये पार्ट 9 का बी हो गया। क्यों? ये तीनों की तीनों किताबें क्या थी, हिस्ट्री से संबंधित है। उसी प्रकार ये जो आपका नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी क्या है, स्थानीय सरकार से ही संबंधित बातें हैं। तो पार्ट 9 जो आपका पंचायत है, ये भी स्थानीय सरकार, इसलिए क्या किया गया, पार्ट 9A को और पार्ट 9B कर दिया गया, क्योंकि ये तीनों जो है उसी से संबंधित चीजें हैं, यानी कि स्थानीय सरकार से ही संबंधित चीजें हैं। समझ में आया ना? ये जो 9 का ए आप जो देख रहे हैं, या फिर अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 243, देखिए 243A, 243B, 243C, 243O, क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सभी आर्टिकल पंचायत से रिलेटेड है, ताकि समझ में आ जाए। और ऐसे भी जब पंचायत से रिलेटेड है तो एक ही आर्टिकल होना चाहिए, इसलिए ABC कर दिया गया है। समझ में आ गया भाई यहाँ तक? अब आइए अगले बात, यहाँ पे जो हमने आपको बताया था कि जो स्वतंत्रता से पहले आपका जो सवाल बनता है स्थानीय सरकार की, कि भारत में स्थानीय सरकार की जो शुरुआत हुई थी कब, 1882 में। किस वाइसराय, लॉर्ड रिपन ने किया था। इसलिए स्थानीय सरकार का पिता अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, लॉर्ड रिपन का नाम देंगे। अब देखिए, ये मैंने कहा कि भारत की आजादी के बाद की जब बात करते हैं, भारत में पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए कई सारे मैंने आपको बताया सामुदायिक प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। तो स्टार्टेड बाय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, गांव के डेवलपमेंट के लिए, पावर जो है नीचे तबके तक, लोगों तक आ सके, इसके लिए क्या किया गया, कई सारे सामुदायिक प्रोग्राम चले गए, जिसमें से 2 प्रोग्राम आपको याद रखना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया गया था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। 1952 का डेट के साथ आपसे पूछा जाएगा तो 2 अक्टूबर याद रखना है 1952 में। लेकिन ये सभी के सभी प्रोग्राम फेल हुए, सफल नहीं हो पाए। इसके बाद कि ग्राम पंचायत का कैसे गठन किया जाए या लोकल गवर्नमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए अब कई सारे कमेटी का गठन किया जाएगा, कई सारे समिति बनेंगे। देखिए पॉलिटी में आपको बहुत सारे कमिटियां पढ़ने होती है, तो क्या इसके पीछे का रीजन क्या है ना, कि जब भी कोई देश में कोई आपदा आ जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाए, मेंटेन नहीं हो पा रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है, उसके तहत तुरंत कानून बनाना, या कोई ऐसी घटनाएं घट गई है देश में, तो उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है या उनको सजा देना, तो सबसे पहले एक क्या की जाती, कमेटी का गठन किया जाता। उस कमेटी में कुछ लोग को रखे जाते हैं, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड व्यक्ति को, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई नियम कानून बनाना तो जो समिति बनेगा, तो इसमें जो बैठेंगे लोग वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड व्यक्ति होंगे। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई आपको कानून बनाना है तो उसके लिए जो एक समिति पहले बनेगी, तो यहाँ पे जो बैठने वाला व्यक्ति होगा वो लॉ एंड ऑर्डर से बैठने वाला संबंधित व्यक्ति होगा, वो आईएएस ऑफिसर होगा, आईएएस से रिटायर्ड होंगे, या मतलब कोई भी संस्थान में अच्छे पद में रहेंगे, जानकारी होंगे उस विषय में। कोई अगर मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई लॉ एंड कानून बनाना, तो उससे रिलेटेड जो समिति बनेगी, उस समिति में जो बैठने वाला व्यक्ति होगा वो क्या होगा, आपका बिजनेस के पर्पज से उनको काफी ज्यादा जानकारियां होगी, मार्केट से रिलेटेड, ये सारी चीजें, यानी कि समझ में आ रहा ना कि जो कमेटी अब हम लोग बना रहे हैं, क्यों कि भारत में किस प्रकार से पंचायत का गठन किया जाए। तो उसमें से सबसे पहला जो कमेटी का गठन किया जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे आपके कमेटी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और वो सारा मैंने रख दिया यहाँ पे। पहला जो कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कमेटी का जो गठन किया गया था 1957 में गठन किया गया। अब इस कमेटी में बहुत सारे सदस्य बैठे। अब इन्होंने क्या किया, उस विषय पर चर्चा किया गया कि भारत में जो स्थानीय सरकार है या ग्राम पंचायत का गठन करना है, कैसे करना है। तो फाइनल इन्होंने अपना सुझाव दिया, अपना रिपोर्ट जारी किया, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो दिया इन्होंने, ये आपका सवाल बनता है। पहला तो इनका रिकमेंडेशन रहा कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा सुझाव इन्होंने दिया कि जो पंचायती राज होगा वो 3 टायर सिस्टम होगा यहाँ पे, यानी कि एक आपका है ग्राम पंचायत, दूसरा आपका पंचायत समिति और जिला परिषद। यानी जो ग्राम स्तर पे होगा वो आपका, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका ग्राम स्तर पर है, ये आपका, ठीक है, ग्राम पंचायत।
पंचायत समिति क्या है, ये आपका ब्लॉक स्तर पे होगा, ये आपका ब्लॉक स्तर पे होगा। और जो जिला परिषद है ये किस स्तर पे होगा, ये आपका जिला स्तर पे होगा। ये आपका बलवंत राय मेहता का कमेटी का क्या है आपका, देखिए इस कमेटी का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता कमेटी। क्यों? क्योंकि इस कमेटी में मान के चलते हैं 4 लोग हैं, तो इसका जो हेड था वो बलवंत राय है, इसलिए इस सदस्य इस कमेटी का नाम ही रख दिया गया बलवंत राय मेहता कमेटी। समझ में आ गया? तो इस बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राम स्तर पर इन्होंने कहा कि 3 बोलेगा कि कौन से कमेटी ने 3 टायर पंचायती राज का गठन करने का सुझाव दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, या पंचायती राज का गठन करने के लिए कौन से कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1957। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी। मतलब वही बात है डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर, इससे क्या होगा ना 3 टायर में कि देखिए ग्राम स्तर पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पे हो जाएगा और जिला स्तर पे हो जाएगा। ये सुझाव है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी का। अब देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, पंचायती की जो मांग को 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। बलवंत राय मेहता जो उन्होंने कमेटी ने जो सुझाव दिया उसको फाइनली पंचायत का, यहाँ पे इन्होंने सुझाव दिया ना भाई, देखिए कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इनका जो रिकमेंडेशन आया था पंचायती राज का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। फाइनली इसको क्या किया गया ये पूछा जाएगा, 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, देखिए गठन हुआ कब, 1957 में। इन्होंने जो सुझाव दिया उसको एक्सेप्ट कब किया गया, 1958 में। नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया बलवंत राय मेहता समिति की जो भी सुझाव थी। अब आइए सबसे पहला जो आपका गठन किया गया यहां से पहला पंचायत का, देखिए इसके बाद भारत का जो पहला पंचायत का जो गठन किया गया 2 अक्टूबर 1959 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका, राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो राज्य में जो गठन किया गया पंचायती राज का वो था आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 में। तीसरा राज्य था आपका पंचायती राज जहां पे गठन होना हुआ आपका असम था 1960 में। चौथा राज्य तमिलनाडु बना 1960 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता जो व्यक्ति रहे जो उस कमेटी के हेड थे उनको पंचायती राज का शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज कहते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थानीय सरकार का पिता, मैंने बताया लॉर्ड रिपन, अगर आपसे पूछ लिया जाए पंचायती राज का शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज, तो आप क्या जवाब देंगे, बलवंत राय मेहता जी को। क्लियर है यहाँ तक चीजें? इसके बाद फिर बहुत सारी कमेटियां भी बनी। इसके बाद आपका कमेटी बना अशोक मेहता कमेटी। अब इस कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है 1977। बलवंत राय मेहता 1957 एक्सेप्ट कर दिया गया। 1958 में पहला पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 में। जो सामुदायिक प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, याद करिए 2 अक्टूबर 1953। ठीक है ना, ये सारा पॉइंट आप 1952 में, ठीक है, ये सब चीजें याद होना चाहिए। अब अशोक मेहता कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट 1977 में हो रहा है, यानी कि 1957 के बाद जस्ट 20 साल के बाद दूसरा कमेटी का गठन किया गया अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी ने क्या सुझाव दिया, 2 टायर सिस्टम का इन्होंने सुझाव दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि जिला में एक होगा जिला पंचायत और एक होगा आपका मंडल पंचायत, यानी कि द्विस्तरीय व्यवस्था। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि 2 टायर सिस्टम का जो रिकमेंडेशन या सुझाव दिया था किस कमेटी ने दिया था, बलवंत राय या अशोक मेहता, तो याद रखेंगे अशोक मेहता। लेकिन इसके एक सुझाव को एक्सेप्ट नहीं किया गया सरकार के द्वारा। इसके बाद आया आपका कमेटी जीवीके राव कमेटी 1985 में। देखिए पहला अशोक मेहता बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, ये तरीका है याद करने का। 1977 में अशोक मेहता कमेटी, तो देखिए डिफरेंस देखिए जस्ट 20 साल के बाद। अब इसके बाद जो जीवीके राव कमेटी आ रही है आपका 1985 में। 1985 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो गैपिंग ईयर आप देखेंगे तो 70, 80, 5, 3, 8 साल का गैपिंग के बाद आ रहा है, यानी 20 साल के बाद दूसरा जो कमेटी बना अशोक मेहता कमेटी। इसके बाद भी 8 साल के बाद आपका बन रहा है जीबीके राव कमेटी। इन्होंने क्या सुझाव दिया था, इन्होंने 4 टायर सिस्टम का सुझाव दिया था। तो पूछेगा 2 टायर, 3 टायर और 4 टायर कौन से कमेटी ने दिया, क्लियर रखेंगे। और इन्होंने साथ के साथ क्या सुझाव दिया था कि जो SC ST है ना उसको पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस समिति ने SC ST के जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण की बात की थी, तो याद रखिएगा जीबीके राव कमेटी ने बात की थी। अब ये सब सीजीएल लेवल JSSC सीजीएल नहीं, लेकिन हाँ बिहार दरोगा है, बीपीएससी का पेपर है, या फिर आप जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज का NTPC, ये सब एग्जामिनेशन का लेवल पे यहाँ सवाल बनेगा आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी जो आपके यहाँ से सवाल बनेंगे। LM सिंधवी समिति, ठीक है ना, सिंधवी साहब जो थे इनके हेड थे। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1986 या फिर 1987, यानी कि जस्ट 1 साल बाद, क्योंकि इस ईयर में आपके कई किताब अलग अलग 86 भी बोलते हैं 87, इसलिए मैंने दोनों रख दिया। तो देखिए भाई जीबीके राव आया 85 में, उसके अगले 1 साल बाद 1986 में LM सिंधवी साहब की कमेटी बनाई गई।
राजीव गांधी द्वारा यह समिति बनाई गई थी, याद रखना है आपको। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला तो ये पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकार है, उनको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। समझिए इस पॉइंट को। अब को रिलेट अब मैं करा रहा हूं जो आपको स्टार्टिंग में समझाया था। संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए मतलब समझ में आ रहा है कि जो क्या बात किया इन्होंने, स्थानीय सरकार को, यानी एलएम सिंघवी कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया कि जो स्थानीय सरकार है उनको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, यानी जो स्थानीय सरकार है उसको संविधान में शामिल करना चाहिए, भारत के संविधान में शामिल करना चाहिए। भारत के संविधान में शामिल करना चाहिए मतलब क्या होगा, इसके लिए कोई एक आर्टिकल होगा, इसका कोई एक भाग में रखा जाएगा और कोई एक अनुसूची में रखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया है पार्ट 9 में रखा गया है किसको, पंचायत को। पार्ट 9 का ए रखा गया है किसको, नगर पालिका को। आर्टिकल इसका कितना 243 ए से ओ, ये 243 पी से जेड। ये तब तो जब इसको क्या किया गया, संवैधानिक अधिकार मिला, तब तो इसके लिए आर्टिकल्स, भाग और अनुसूचियां हैं। अब अनुसूची के पे भी अभी हम आएंगे, अनुसूची रोक के रखिए क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला इनका ये सुझाव था क्या कि संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए स्थानीय सरकार को, और यही आपके एग्जाम में पूछता भी है कि वह कौन सी समिति के सुझाव के आधार पर लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार का दर्जा मिला था। तो याद रखना है वो है आपका एलएम सिंघवी साहब की कमेटी। इन्होंने एक और बात कही थी कि जो SC ST है और जो महिलाएं हैं, देखिए जो GBK राव कमेटी थी, इन्होंने जो सुझाव दिया था केवल SC ST के लिए, लेकिन इन्होंने जो कहा SC ST के साथ वुमेन्स यानी महिलाओं को भी जोड़ा इन्होंने, और इन्होंने कहा कि इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि जो सीट है, मतलब मैंने आपको बताया ना जैसे कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत में 15 सदस्य चुने गए, तो उसमें SC ST का जो है ना एक सीट की संख्या फिक्स होना चाहिए और महिलाओं का भी संख्या फिक्स करना चाहिए। कितना, जो SC ST वुमेन के लिए लोकल गवर्नमेंट में, लोकल यानी स्थानीय सरकार में जो सीटों का जो है आरक्षण होना चाहिए SC ST के लिए और महिलाओं के लिए। समझ में आ गया। अब देखिए यहां मैंने लिख दिया साफ साफ शब्दों में कि स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले, इसका सुझाव या इसका समर्थन किसने किया था। देखिए इसका सुझाव किसने, देखिए समझिएगा भाई कि इसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार है स्थानीय सरकार का, इसका सुझाव किसने दिया, एलएम सिंघवी साहब ने दिया। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब एलएम सिंघवी कमेटी ने जो सुझाव दिया कि इसको स्थानीय सरकार में संवैधानिक अधिकार इनको दर्जा प्राप्त होना चाहिए, इसमें समर्थन कौन सी कमेटी ने दिया था, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में ये पीके थंगन कमेटी बनी, उन्होंने भी कहा कि यस, जो आपकी एलएम सिंघवी साहब की जो कमेटी ने जो रिपोर्ट जारी की है कि राज्य स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, तो इन्होंने उसका समर्थन दिया था। तो ये आपका एग्जाम में पूछता है कि कौन सी कमेटी ने राज्य सरकार को, सॉरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले, इसकी समर्थन किया था, तो पीके थंगन कमेटी, याद रखना है भाई, 1988 में। अब आइए सिंघवी साहब की जो समिति ने जो रिकमेंडेशन दिया था, फाइनली 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत और 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। यानी एलएम सिंघवी साहब ने कहा था कि जो स्थानीय सरकार है उनको संवैधानिक अधिकार मिलने आना चाहिए, यानी कि संविधान उसको जोड़ दीजिए। अब संविधान में जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो हमने दो किया, एक 73वां संविधान संशोधन और एक आपका 74वां संविधान संशोधन। अब इसके तहत ही हमने क्या किया, इसके तहत पंचायत को और इसके तहत नगर पालिका को हमने जोड़ दिया। अब आइए 73वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ उस संविधान संशोधन के तहत। सबसे पहले इस संशोधन के तहत हमारे संविधान में पार्ट 9 में ग्रामीण स्थानीय सरकार यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को क्या किया गया, ऐड किया गया। पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल, वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत रूरल लोकल गवर्नमेंट मतलब समझ रहे ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पंचायत की बात की जा रही है भाई। एक मिनट, किसकी बात की जा रही है, तो पंचायत की बात की जा रही है कि पंचायत को जो शामिल किया गया संविधान में, कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट, इस समय प्रधानमंत्री कौन था, नरसिम्हा राय थे, और राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा जी थे। पार्ट 9 में जो आर्टिकल है, इसका संबंधित आर्टिकल, पंचायत की जो संबंधित आर्टिकल मैंने बता रखा है 243A से लेकर के O तक। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। स्थानीय सरकार मतलब क्या, पंचायत। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, स्थानीय सरकार मतलब क्या है, पंचायत से है। और रूरल लोकल गवर्नमेंट में मैंने 3 चीजें बताई थी भाई। देखिए ये आपको जो यहाँ इतना समझाया, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा क्यों इतना समझाने का पीछे का लॉजिक है। देखिए मैंने बताया था आपको ग्रामीण स्तर पर 3 है, एक आपका जिला पंचायत है, उसके बाद ब्लॉक पंचायत है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, उसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये शहरी स्तर पर है। ठीक, अब तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया, स्थानीय सरकार मतलब क्या है आपका, पंचायत है।
तो पंचायत का या फिर रूरल लोकल गवर्नमेंट, बात एक ही है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। आर्टिकल याद है आपका 243A से लेके O तक। इसी संविधान संशोधन यानी कि यही 73वां संविधान संशोधन के तहत ही 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था हमारे संविधान में भी, याद रखना है। और सबसे यानी कि कौन से अनुसूची, यानी कि 11वां अनुसूची जो है, आपको पहले तो आप याद रखिए, ऐसे पूछेगा आपको कि जो 11वां अनुसूची है, ठीक है ना, जो 11वां अनुसूची है कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया 11वां संविधान अनुसूची को? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। इसी 11वीं जो अनुसूची को जो आप देख रहे हैं ना, इसी 11वें अनुसूची में क्या किया गया था? नगर पालिका को भी संविधान, सॉरी, पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है ना। इसी 11वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया? पंचायत को रख दिया गया। देखिए, सबसे पहले अभी आइए, पहले आइए चीजों को क्लियर करिए एकदम बेसिक से। स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट, इसमें हमने आपको क्या बताया? एक आपका शहरी है और एक आपका ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है? आपका पंचायत है, और शहरी क्षेत्र में क्या है? नगर पालिका है कि नहीं? नगर पालिका पंचायत है। अब इसको क्या कर दिया गया? स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। संवैधानिक दर्जा मिल गया यानी कि इसको एक भाग में रखा जाएगा, इसके लिए आर्टिकल होगा और इसके लिए अनुसूचियां होगी। भाग मैंने बता दिया, पंचायत के लिए पार्ट 9 है, नगर पालिका के लिए पार्ट 9 का ए है। इसका आर्टिकल क्या है? तो इसका आर्टिकल है 243A से O तक है। इसका आर्टिकल कितना है? 243P से Z है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे अनुसूची। तो इसकी अनुसूची कौन सी अनुसूची के तहत? 11वां अनुसूची में पंचायत को रखा गया और नगर पालिका को 12वां अनुसूची में रखा गया। समझ में आ गया ना? अब कौन सा संविधान संशोधन के तहत? ये सभी कौन से संविधान के संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन। और ये सभी किस संविधान संशोधन के तहत? तो 74वां संविधान संशोधन। तो अगर आपसे पूछ ले पार्ट 9A को भारत के संविधान में जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। या आपसे पूछा जाएगा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन? तो 74वां संविधान संशोधन। पार्ट 9A को संविधान में जोड़ा, कौन सा संविधान? 73वां संविधान। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया भारत के संविधान में, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका को संवैधानिक अधिकार मिला, कौन सा संवैधानिक संशोधन? तो 74वां संवैधानिक संशोधन के तहत। समझ में आ गया? ये जो है आपका बेसिक रीढ़ की थी हड्डी। अब आगे बात करेंगे पंचायत जो रखा बनाया गया उसमें कितने विषय हैं। ये भी आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो पंचायत है उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं जिस पर डिसीजन लेने का अधिकार है। यानी कि पंचायत जो है वो 29 विषय पे क्या करेगी? डिसीजन लेगी। जैसे कि केंद्र सरकार कितने विषय पे डिसीजन ले सकती थी? 100। राज्य सरकार कितने, राज्य सूची में कितने विषय रखे गए थे जहां पे राज्य सरकार लेगी? तो मैंने आपको क्या बताया था? 66 से वो कितना अब हो गया है? 61। और समवर्ती सूची क्या हो गया? 5 बढ़ गया, 47 से 52। ये सब चीजें ऐसे ही याद रहेंगे आपको। तो पंचायत को कितने विषय पर डिसीजन लेने, निर्णय लेने या कानून बनाने का अधिकार है? तो याद रखिएगा 29 विषय पर, ठीक है ना। तो ये 29 विषय कहाँ है? 11वीं अनुसूची में आपको मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि 11वीं अनुसूची में ही तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? अच्छा, 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, इसको लागू कब किया गया था? ये याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस भी मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए 74वां संविधान संशोधन की बात कर ले हम लोग। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने क्या किया? पार्ट 9A को जोड़ा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज की हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 243P से Z होगा इसमें। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? नरसिम्हा राय जी है। प्रेसिडेंट कौन रहेगा? शंकर दयालाल शर्मा जी रहेंगे। इसी संशोधन के तहत कितने अनुसूची को जोड़ा गया? तो 12 अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। 12वीं अनुसूची में क्या मिलेगा? नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर है? इसमें कितने विषय रखे गए? यानी कि जो नगर पालिका वो कितने विषय में डिसीजन ले सकता है? तो 18 विषय में। यानी ये जो 18 विषय कहाँ मिलेगा आपको? 12वीं अनुसूची में रखी गई। अब 12वीं अनुसूची में जो जो विषय है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई भी फूड रिलेटेड जो भी आइटम है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है, मतलब ये 12वीं अनुसूची में अगर रख दी गई है तो वो यानी कि क्या है? नगर पालिका के तहत है। यानी वो फूड रिलेटेड कोई भी कानून, नियम कानून कुछ भी बनाना है, अगर कोई भी घटनाएं घटती है, कोई भी मतलब मिस यूज हो रहा है, तो उस पर अधिकार है निर्णय लेने का। कोई किसका? तो नगर पालिका का। समझ रहे हैं ना? 18 विषय होंगे वो, और पंचायत के पास कितने? 29 विषय हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से।
अब इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 जून 1993 को। याद रखना, 24 अप्रैल 1993 को कब किसको लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1953 को, और 74वां संविधान संशोधन को 1 जून 1993 को लागू किया गया। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जो राज्य है, ये 3 राज्य है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है, और स्टेट में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है ना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ठीक है ना। नामेमी याद रखिएगा, नामेमी गंगा जो था ना, उसी से मैंने याद रखा है इसको, नामेमी, ठीक है ना, नामेमी गंगा। तो नागालैंड, ये आपका मेघालय, और ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है, नामेमी। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछेगा, अब ये सब इतना डिटेल आर्टिकल जो है पीसीएस लेवल पे, एनटीपीसी लेवल पे, मेंस वगैरह का जो पेपर है, सीजीएल दरोगा, यहाँ पे आपका सवाल बनेगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, कि जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पंचायत से रिलेटेड और नगर पालिका से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंचायत से रिलेटेड, क्योंकि देखिए पंचायत का आपको आर्टिकल समझ में आ रहा होगा। पंचायत का जो आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा? 243A से कहाँ तक? 243O तक। नगर पालिका कहाँ से कहाँ चलेगा? 243P से लेकर जेड। इसका 2 आर्टिकल ही केवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वो मैंने लिख दिया, तो एकदम परेशान नहीं होना, एक एक करके आपको, ऐसा नहीं कि आपको पूरा याद करना, एकदम याद नहीं करना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 243A में क्या बोला गया। इसमें यह बोला गया है कि राज्य की जो विधानमंडल है, यानी कि लेजिस्लेटिव डिवीजन जो है, उनको अधिकार है कि वे पंचायत का गठन करेंगे एवं उनसे संबंधित जो भी कार्य और कर्तव्य उनको सौंपेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आर्टिकल, या फिर आपको बोलेगा राज्य का विधानमंडल को अधिकार है पंचायत का गठन करना, ये कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 243A से संबंधित है। आर्टिकल 243B की बात की जाए तो इसमें मेनली कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात की जाती है, ठीक है ना, यानी पंचायत की संरचना की बात की गई है। पंचायत के 3 स्तर होंगे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत मध्यम स्तर पे, जिला पंचायत जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। अब एक चीज याद रखना आपको, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां मध्यम स्तरीय पंचायत की गठन नहीं किया जाएगा। मतलब यहां पे ये पॉइंट याद रखिएगा, मध्यम स्तर पे जो ब्लॉक पंचायत होगा, कहां पे? यानी कि उस राज्य की जनसंख्या, ठीक है ना, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, ठीक है ना, जिस राज्यों की उस ब्लॉक में अगर जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वहां मध्यम स्तरीय पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। यह आपका एग्जाम का पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा वो जनसंख्या नंबर कितना होगा? 20 लाख, कम से कम होना चाहिए। अगर 20 लाख से कम है जनसंख्या तो उस राज्य में ब्लॉक पंचायत मध्यम स्तर पर नहीं गठन किया जाएगा, और अगर 20 लाख है या 20 लाख से ज्यादा है तो ही ब्लॉक पंचायत का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला पंचायत होगा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चीज और आपको समझना होगा कि देखिए, एक है आपका नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एक आपको मैंने क्या बताया, नगर निगम, इसकी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जनसंख्या का हमने अगर बात कर लिया तो इसको भी खत्म कर लेते हैं। एक नगर निगम है और एक है आपका नगर पालिका। ये नगर निगम नगर पालिका कहाँ मिलेगा? शहरी क्षेत्र में, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, जिस शहर में आबादी 10 लाख, यानी कि आबादी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा, ठीक है ना, 10 लाख से ज्यादा होगा वहां ही आपको नगर निगम मिलेगा। और जो छोटे छोटे शहर है जिसकी आबादी 10 लाख से कम होगी, ठीक है ना, वहां नगर पालिका होगी। और आपको समझ में आएगा कि नगर पंचायत, आपने ये भी सुना है, अब आप सोच भी हो रहे हैं तो नगर पंचायत कहाँ जाएगा? देखिए, वो शहर जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि गांव पूरी तरह से, मतलब ना तो वो प्रॉपर गांव है, ठीक है ना, आप उसको गांव बोल सकते हैं, ना ही वो शहर बोल सकते हैं, वहां नगर पंचायत होती है। तो ये आप डाटा याद रखिएगा, 10 लाख या 10 लाख से अधिक है तो वहां नगर निगम होगा। पूछा जाएगा कंडीशन पॉपुलेशन का, 10 लाख से कम है तो ही नगर पालिका। चलिए, और मध्यम स्तर पर आपको याद रखना है जनसंख्या कितना होना चाहिए? 20 लाख होना चाहिए। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां मध्यम स्तरीय पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब आइए अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 243 का डी, ये क्या बोलता है? पंचायतों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और इसके अलावा महिलाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 43 यानी कि इसमें टर्म्स के बारे में बताया गया, कार्यकाल कितना होना चाहिए? पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, प्रथम सत्र से 5 वर्ष, याद रखिएगा, प्रथम सत्र से 5 वर्ष। अगला आर्टिकल आर्टिकल 243F, ये सारे पंचायत का है भाई।
इसमें आपका योग्यता एलिजिबिलिटी की बात की गई है, कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, वह न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए, वह राज्य के विधानमंडल के सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता है, विधानमंडल के सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता है। आर्टिकल 243 इसमें पंचायत के वर्क की बात की गई। आपसे ऐसे भी पूछे जाएंगे भाई कि पंचायत की जो शक्तियां हैं या फिर जो वर्क है, कार्य है, वो कौन सा आर्टिकल में से संबंधित है। आर्टिकल 243 का जी, पंचायत की शक्तियां, इसमें कितने विषय हैं, इसको अधिकार है डिसीजन 29 विषय पे। अगला है आर्टिकल 243 का एच। देखिए 243 का एच क्या है कि पंचायत, तो इसमें क्या लिखा गया, पंचायतों के द्वारा कर लगाना या उनकी जो भी निधियां, जो भी टैक्स वगैरह जो लगाया जाएगा, तो समझिए इसके बारे में। पंचायतों के लिए एक राज्य वित्त आयोग की गठन का प्रावधान है, ठीक है ना। यानी कि जो पंचायत जो टैक्स लगाएगी, क्योंकि इनके पास क्या है भाई 29 विषय हैं जिस पे ये डिसीजन ले सकती है, तो जो टैक्स लगाएगी तो पंचायतों के लिए एक राज्य वित्त आयोग की गठन किया जाएगा, ठीक है ना। क्या गठन किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसका गठन कौन करेगा। देखिए ये सब पॉइंट बहुत अच्छे हैं, पीसीएस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं अच्छे से देखिए हमने क्या कहा अभी, राज्य समझाते हैं अभी आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या मैंने बोला है। राज्य वित्त आयोग, ठीक है ना, राज्य वित्त आयोग मैंने कहा, राज्य वित्त आयोग। इसका मतलब क्या, मैंने ये कहा कि पंचायत को 29 विषय है डिसीजन लेने के लिए। तो आर्टिकल 243 एच जो कहता है, जो पंचायतों द्वारा जो भी कर लगाए जाएंगे, उनकी निधियों की शक्तियां के बारे बताए गए। यानी कि जो कर लगाएंगे तो पंचायत के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाने का प्रावधान किया गया है इसी आर्टिकल 243 एच में। और इसका गठन कौन करेगा, जो राज्य का राज्यपाल है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा आपसे कि पंचायतों के लिए जो राज्य वित्त आयोग है जिसका प्रावधान किया गया, उसका गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके जो अध्यक्ष या इंग्लिश में कहेंगे इसका जो चेयरमैन होगा, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो ये राज्यपाल ही करती है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल 243 का आई। आर्टिकल 243 का आई क्या बोलता है, देखिए समझिएगा। जिस प्रकार केंद्र में इलेक्शन होता है, समझ रहे हैं, केंद्र में इलेक्शन मतलब कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया या उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, अभी आपने देखा लोकसभा का इलेक्शन हुआ, या राज्य में विधानसभा की जो इलेक्शन होती, इन सभी इलेक्शन का जो काम, मतलब कि इनका इलेक्शन कराने का जो काम है कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही सारा कुछ करता है। कोई भी ऐसा फॉल्सबाजी चीजें ना हो, ये सारा कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता। उसी प्रकार पंचायत में जो चुनाव होगा, ठीक है ना, पंचायतों के लिए भी एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन कराना है उसके लिए क्या है, एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ये आर्टिकल 243 आई बोलता है। ये हो गया पंचायत के बारे में। अब आइए बात करेंगे नगर पालिका से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो देखिए नगर पालिका में आपको 2 आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 243 नगर पालिका का क्या जो संरक्षण है या स्ट्रक्चर है, 3 स्तरीय नगर पंचायत है, नगर परिषद है और नगर निगम है। यानी अगर आप नगर पंचायत की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था नगर पंचायत उन छोटे क्षेत्रों के लिए जो गांव से नगरों में परिवर्तित हो। मैंने क्या बताया था, जो ना तो गांव है ना शहर है, अब वो गांव से शहर की ओर निकल रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उस वहां पे आपको क्या मिलेगा, नगर पंचायत मिलेगा। नगर परिषद और नगर निगम के बारे में मैंने क्या बताया, नगर निगम के लिए जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम होना चाहिए। तो नगर परिषद यानी उन छोटे क्षेत्रों के लिए जो गांव से नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब अब शहर में ये परिवर्तित हो रहे हैं ऑलमोस्ट में, और ये परिवर्तित की और है, नगर पंचायत वहां होगा। मतलब वो शहर, देखिए ये कोई शहर है जो गांव से अब शहर की ओर परिवर्तित होने वाले हैं, ये कोई एक शहर है जो गांव से शहर की ओर परिवर्तित तो हो रहे हैं, ये एरो साइन है। और ये वो शहर है, ठीक है ना, जो पूरी तरह से समझिए क्या है, बड़े शहर में ये बदल चुके हैं, ठीक है, बड़े शहर में ये बदल चुके हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा नगर निगम जहां आबादी 10 लाख होगी, यहाँ मिलेगा नगर परिषद जहां आबादी 10 लाख से कम होगी, और ये ना गांव ना शहर, ये भी शहर की ओर निकल रहे होंगे। तो यहाँ होगा नगर पंचायत। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 243 का डब्ल्यू, नगर पालिका की शक्तियां कितने, 18 विषय पे। नगर पालिका कार्यकाल अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये आपका पूरा पंचायती राज फिनिश होता है, इससे बाहर आपको कोई चीज नहीं है भाई, ना आपको लिखने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको अपलोडेड है एप्लीकेशन में। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, या आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे तो भी आपको सारी चीजें डिटेल्स मिल जाएगी 7909004902 पे।
ठीक है। और ये वो आपका क्लास है जहां से डेफिनेटली किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा। अब इससे बाहर पंचायती राज से आपके सवाल नहीं बनेंगे भाई, ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन को बना रहेंगे, समझ स्तर के हो, कंसेप्चुअल हो, रटे रटाए क्वेश्चन हो, जैसे भी हो, अब आप बना पाएंगे। तो ये होता तरीका पढ़ने का कि एक बार शिद्दत से पढ़िए, चीज़ों को खत्म करिए, दोबारा उसको फिर से घूम के देखना ना पड़े। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।